ये गुपकार अलायंस नहीं, ये तो बेसिकली गुपकार गैंग है। 370-35 से कहां से आए? क्या संविधान के तहत आया था? नहीं, संविधान की हत्या कर कर इन्होंने 370-35 ए को यहां पर स्थापित किया और उसके बाद हम पर लगातार ये गैंग, इनके जो गुर्गे थे, हम पर अत्याचार करते रहे और 70 साल हमने इनका अत्याचार सहा है। ये गुपकार गैंग का एक सदस्य हमने अपने साथ मिलाया और देखा कि इनकी कहां कितनी स्ट्रेंथ है, इस जहर कितना जहर है, कितनी दवाई इनको चाहिए, वो हमने बनाई और उसके बाद देखा, हमने फौरन इनको फेंका और उसके बाद पूरा इलाज कर दिया। जम्मू में सब कुछ ठीक है। आज मोदी जी हैं तो उनका चेहरा रखकर, आगे रखकर ही हम सब परिवार उनके पीछे चलते हैं। आज मोदी जी के नाम पर हम सब कुछ कर रहे हैं, उनके नाम पे। पंचायत के इलेक्शन हुए, कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, उसके बाद आप देख रहे हैं बीडीसी के इलेक्शन हुए, अब डीडीसी के इलेक्शन भी आपने पिछले दिसंबर में हुए। तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल प्रोसेस, ये चुनाव का प्रोसेस कहां पर बंद हुआ है? नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आज के खास मेहमान हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट करण सिंह, और इनसे जानेंगे कि कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उसके बाद जो रोड मैप बनाया गया जम्मू कश्मीर के लिए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, और सभी पार्टीज़ को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, उस पर आज इनसे चर्चा करेंगे। तो करण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, आप बताइए क्या देखते हैं, कल जिस तरीके से मीटिंग हुई, बहुत हाइप बनाई गई थी जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी, मगर जिस तरीके से मीटिंग के बाद जो माहौल बना उसमें जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात आई, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड दिखे प्रधानमंत्री मोदी से बात करके। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस मूव को देखती है? भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत पॉजिटिव मूव के साथ देख रही है और ये जो एक सोशल मीडिया में, खासकर या मीडिया में एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जहाँ कुछ घटित होने वाला है, लेकिन किसी भी सोर्सेज से या गवर्नमेंट के किसी भी सोर्सेज से ये खबर कोई नहीं आई। हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी जो उप राज्यपाल हैं यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, उनकी रिपोर्टिंग थी। उन्होंने हमारे माननीय मोदी जी से ये निवेदन किया कि यहाँ पर जिस प्रकार के हालात हैं उसका पूरा उन्होंने उनके साथ विचार विमर्श किया और उसके बाद उन्होंने उनको ये कहा होगा कि कहीं ना कहीं जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, उनके साथ एक बार बैठना चाहिए। काफ़ी समय हो गया है 370-35 ए को तोड़े हुए। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि एक बार कहीं ना कहीं हम गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय तेजस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठना चाहते हैं। ये उसी के तहत मुझे लगता है हुआ, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने या कुछ जो प्रोपोगंडा करने में माहिर होते हैं, उन्होंने ये एक र्यूमर्स फैला दिए, कुछ बड़ा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो मोदी जी ने अपना सिपाही मनोज सिन्हा जी के रूप में इधर बिठाया हुआ है, ये उनकी सारी रिपोर्टिंग के आधार पर और जो यहाँ के लोगों की मंशा थी, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को साथ बिठाना चाहिए, वो उन्होंने पूरा किया है। तो आने वाले दिनों में आप किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है आपको पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो अब शुरू होगा, और आने वाले दिनों में क्या लगता है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिस तरीके से उनमें काफ़ी रिजेंटमेंट थी, जो एक्शंस लिए गए पिछले 3-4 सालों में? देखो, पॉलिटिकल प्रोसेस की जो बात है, इसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतभेद आ रहे हैं कहने में। जी पॉलिटिकल प्रोसेस आप देख रहे हैं, क्या पॉलिटिकल प्रोसेस बंद कहाँ हुआ है? देखो, ये कुछ जो शरारती तत्व हैं उनकी भाषा ही ऐसी है, जिन्होंने बोलना ही नेगेटिव है। पंचायत के इलेक्शन हुए, कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, उसके बाद आप देख रहे हैं बीडीसी के इलेक्शन हुए, अब डीडीसी के इलेक्शन भी आपने पिछले दिसंबर में हुए। तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल प्रोसेस, ये चुनाव का प्रोसेस कहां पर बंद हुआ है? ये तो लगातार चल रहा है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, चलेगा। और जैसे ही 370-35 से तोड़ी गई थी, उसी वक्त उन्होंने अमित शाह जी ने बोल दिया था कि हमने जो ये तोड़ के यहाँ पर यूटी की स्थापना की है, यूटी बनाया है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि 70 साल से एक जो नासूर बन चुका
था जख्म, उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी, वो किया। और उन्होंने उसके बाद कहा था कि स्टेटहुड फिर से दे दी जाएगी और ये जो जहां तक असेंबली का है ये भी जल्दी बन जाएगी, कोई इसमें चिंता की बात नहीं लगती मुझे। तो जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना, क्या कहाँ पे आप देखते हैं इस समय जो उनकी पोजीशन है? उन्होंने अब वापस जब जम्मू कश्मीर में आएंगे, उन्होंने अपने लोगों से मिलना है, कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं इस समय? और जिस तरीके से गुपकार अलायंस बनाया गया था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से जिस तरीके से जो भी प्रोसेस रहा पिछले 3-4 साल का, उन्होंने एक अपना अलग धड़ा बनाकर ये शो किया कि हम लोग जो हैं इनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। अब क्या लगता है कि वो फेस सेविंग वाला जो उनका जो चल रहा था, कहाँ स्टैंड करते हैं वो? ये गुपकार अलायंस नहीं, ये तो बेसिकली गुपकार गैंग है, जिसको सभी ने नाम दिया था कि ये गुपकार गैंग है। जम्मू कश्मीर जब 1947 में ये स्टेट बनी थी तभी से इस गैंग की स्थापना हो गई थी, लेकिन ये था कि नाम अभी जाकर इनको मिला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जो स्टेटें हमारे साथ मिली वहां पर आराम से संविधान के दायरे में रहकर चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन बदमाश लोगों ने क्या किया, ये जो गैंग उस वक्त चला था, इन्होंने अपनी बदमाशी के तौर पर आप कह सकते हैं नेहरू को उसको डरा धमकाकर उसको अपने साथ 370-35 से कहां से आए? क्या संविधान के तहत आया था? नहीं, संविधान की हत्या कर कर इन्होंने 370-35 ए को यहां पर स्थापित किया और उसके बाद हम पर लगातार ये गैंग, इनके जो गुर्गे थे, हम पर अत्याचार करते रहे और 70 साल हमने इनका अत्याचार सहा है। ये गुपकार अलायंस नहीं, गुपकार गैंग है। अब जो ये है, ये एक बार फिर से ये गैंग इकट्ठा होकर हमें उसी गुर्गों को, ये गुर्गे जो हैं हमें फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो मगर भारतीय जनता पार्टी भी इसी गैंग का एक हिस्सा रही है। अगर आप देखेंगे पिछले जब महबूबा मुफ्ती और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये भी उसी गैंग का हिस्सा थे। तो क्या आपको लगता है कि अब उनके साथ जब चल नहीं पाई, निभ नहीं पाई, तो अब भारतीय जनता पार्टी किसी और की तरफ शायद नज़र कर रही है कि आने वाले दिनों में किसी और पार्टी की तरफ उनकी नज़र है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। जब भी किसी को कोई सांप डस लेता है तो सांप को डसने के इलाज भी उसी के जहर से निकाला जाता है। अब 70 साल से हम भटक रहे थे आगे पीछे, किस प्रकार से हम जिंदाबाद मुर्दाबाद आप देखते थे। यहाँ पर जब दरबार मूव आता था उसका विरोध करते थे, लगातार 2 झंडों का विरोध करते थे। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहादत भी यहाँ पर दी। लेकिन अब जब हमें समझ लगा कि जब तक हम इनका कोई व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आएगा, जब तक वो विषय हम लेकर दवाई नहीं बनाएंगे, ये वो उसी का हिस्सा था। ये गुपकार गैंग का एक सदस्य हमने अपने साथ मिलाया और देखा कि इनकी कहां कितनी स्ट्रेंथ है, इस जहर कितना जहर है, कितनी दवाई इनको चाहिए, वो हमने बनाई और उसके बाद देखा, हमने फौरन इनको फेंका और उसके बाद पूरा इलाज कर दिया। जम्मू में सब कुछ ठीक है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और उनके चेहरे पर उन्होंने वोट लिया? अभी भी अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो जो लीडर्स हैं आपके, उनके खिलाफ पब्लिक में अभी भी रोष है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को यहाँ पर किस तरीके से निखर कर सामने आना पड़ेगा, पब्लिक के साथ डील करना पड़ेगा, ताकि वो एक बड़ा चेहरा अपने आप इंडिविजुअली लेवल पर बन के सामने आए? देखिए, जो परिवार का बड़ा सदस्य होता है तो उसी को आगे रखकर चला जाता है। जब हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो आज मोदी जी हैं, तो उनका चेहरा रखकर आगे रखकर ही हम सब परिवार उनके पीछे चलते हैं। आज मोदी जी के नाम पर हम सब कुछ कर रहे हैं, उनके नाम पे। जहां तक आप जम्मू कश्मीर को आप कह रहे हैं जम्मू की जनता नहीं है साथ, मुझे आप बताइए कहां पे जम्मू की जनता नहीं है? जो लोग ये कहते हैं कि जम्मू की जनता साथ में नहीं है, आज पंचायत के चुनाव होते हैं,
जम्मू की जनता खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। अभी जस्ट 5-6 महीने पहले डीडीसी के चुनाव हुए, बहुत हो गया जी, बीजेपी का कुछ नहीं रहेगा जी, कहां जी कुछ नहीं होगा। डीडीसी चुनाव में लोगों ने खुल के समर्थन किया, और वो जो चंद लोग वही दिखाई देते हैं, हाँ जी वो खत्म कर दिया जी, बीजेपी ने क्या कर दिया जी। लेकिन आज जम्मू की जो जनता है माननीय मोदी जी के साथ और जम्मू की स्टेट लीडरशिप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, क्योंकि जम्मू की जनता जो है राष्ट्रभक्त लोगों की जनता है। और कहीं ना कहीं कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी अब समझ में आ गया है कि ये जो गैंग वाले लोग थे पिछले 70 साल से हमें बेवकूफ बना रहे थे, हमारी आड़ में ये जो हैं ये गुर्गे जम्मू के लोगों पे और भारत के लोगों पर कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे थे। अब उनको भी समझ लग रहा है, और तो जम्मू की जनता जो है पहले भी समझती थी ये राष्ट्रभक्त जनता है, ये पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी है, भाजपा के नेतागणों के साथ खड़ी है, और भाजपा जो है अपने परिवार का सम्मान करना जानती है। इसलिए हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो अपने परिवार का बड़ा सदस्य आगे रखकर फिर पीछे रहते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं कल की मीटिंग की, जिस तरीके से 14 लीडर्स जिस तरीके से वहां पर बुलाए गए, और आपने देखा होगा जम्मू में जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपने देखी और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन भी आपने देखी, उनके चेहरे भी आपने देखे और जम्मू कश्मीर के चेहरे जो जम्मू के चेहरे हैं वो भी आपने देखे। तो प्रोफेसर भीम सिंह एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जम्मू की आवाज़ दबाई गई उस मीटिंग में वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लीडर तो आपकी इस मीटिंग में भी हावी रहे। ये बड़े सोचने वाली बात है कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि जम्मू की आवाज़ दबाई गई, जम्मू की आवाज़ दबाई गई। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। जिन लोगों के मुंह से ये कहलवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कुछ उनको दिया गया है, उनके मुंह में कुछ डाला गया है और उनको कहलवा। अगर जम्मू की आवाज़ दबाई गई है तो अब ये आप मुझे बताइए 5 अगस्त 2019 में जब ये 370-35 से टूटी तो उसके बाद से कश्मीर के लोग लगातार क्यों बोल रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं ये बैठक इसलिए भी थी कि उनकी आवाज थी कि जम्मू के लोग जो हैं वो हमें दबा रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं उनकी आवाज थी कि वो जम्मू की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग जम्मू की बात कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही थी कश्मीर वालों को, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा तो सीधा सा नारा है सबका साथ सबका विकास और सब पर विश्वास, सबका विश्वास लेकर हम चलने वाले लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से कश्मीर वाले जो कह रहे थे कि हमारी आवाज दबाकर जम्मू की आवाज को उठाया जा रहा है, जम्मू के लोगों को आगे किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है। तो ये इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऐसा लगने के लिए बुलाया गया था। जम्मू की आवाज तो लगातार उठ रही थी, तो फिर कहां पर जम्मू की आवाज दबी ये हमें आज तक समझ नहीं लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जम्मू की बात कर रही है। तो सर क्या लगता है कि जिस तरीके से आप अभी बात करें कि जम्मू की आवाज़ आप बेखूबी रखते हैं, तो क्या लगता है आने वाले अगर इलेक्शन यहाँ पर किया जाता है तो ये एक हवा बनाई जा रही है कश्मीर वर्सेस जम्मू, जम्मू वर्सेस कश्मीर? ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कश्मीर की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाज़ को सबके सामने रखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब आप सभी मीडिया में आपने देखा होगा, जितने भी चैनल्स हैं सभी ने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कम बोले और उन्होंने ज्यादा सुना, और ज्यादा सुना इसका मतलब कि ज्यादा आवाज हमारी सुनी जा रही है, दवाई कहां जा रही है। उन्होंने कहा जम्मू की कम सुनाई जा रही है, तो वो तो कह रहे हैं ना, मैं प्रोपेगेंडा करने वाले कह रहे हैं ना जम्मू की आवाज कम सुनाई दे रही है, हम तो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू की आवाज है। तो सर आने वाले दिनों में जम्मू से आप कौन सा ऐसा चेहरा देखते हैं जिसे आप चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट आप देखेंगे, और क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेखूबी बड़े अच्छे अंदाज में बोलती है कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का जम्मू से होगा इस बार? बात यह है कि हम एक बहुत बड़ा परिवार है, कुछ सदस्य हमारे फ्रंट में आके काम करते हैं। तो जैसा कि हमारे सर संचालक जी ने भी कहा था पीछे कि ये परिवार का पीछे एक सदस्य दिया उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, तो आज वो सभी उसके आगे पीछे सभी उसे ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे कई हजारों लाखों स्वयं सेवक हमारे पास बैठे हैं,
कोई छोटे से छोटा स्वयंसेवक भी हम एक गटनायक भी ला देंगे ना, तो वो भी लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। इसमें चिंता की बात मत करिए, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। यदि हम छोटे से छोटे स्वयंसेवक को भी लाएंगे तो वो भी जम्मू की आवाज, जम्मू कश्मीर का नेता बन जाएगा। तो सर, आज जिस तरीके से आप ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे देश भर में, जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुआ और लगातार कई सालों से आप लोग इसको मना रहे हैं? पिछले जब 1975 को ये इमरजेंसी लगी, उससे लगातार उसके बाद आज तक हम ये ब्लैक डे मनाते हैं और हर पूरे भारतवर्ष में आज के दिन हम ब्लैक डे पर प्रोग्राम करते हैं और उन लोगों को सम्मानित करने का, कहीं ना कहीं उन लोगों से मिलने का भी काम करते हैं जो लोग उस वक्त इमरजेंसी में यातनाएं सहते हुए जेल खानों में बंद किए गए थे, क्योंकि उस समय तो सभी की आवाज को बंद कर दिया गया था और ये पूरा हिंदुस्तान एक किस्म से, आज आप कितने फ्रीली मेरे से बात कर रहे हैं, पत्रकार लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, कल हमारी बात होती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है सबकी आवाज दबाकर एक जेल खाने के रूप में बंद कर दिया गया था, लोगों की आवाज दबाई गई थी। इसलिए हम ये ब्लैक डे मनाते हैं और ये फिर से कभी ऐसी नौबत ना आए, इसलिए ये लोगों के बीच में भी जाकर हम ये जागृत करते हैं लोगों को कि आप भी खुली आंखों से ये देखिए और सुनते रहिए, कहीं फिर से ऐसे कहीं हालात ना बने, इसके लिए सतर्क रहें। जो हुआ इतिहास को बताना आने वाली पीढ़ी को बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ करण सिंह और ये भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने बेखूबी अच्छे अंदाज में हमसे बात की और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए नए आयाम खुलेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी लीडर्स को बुलाया गया और जम्मू की रिप्रेजेंटेशन का कहना था कि बहुत अच्छी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि जम्मू से जो लीडर्स हैं वो कम गए थे और उनकी बात जो है जम्मू के लोगों की नहीं रखी गई। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा भविष्य है और प्रधानमंत्री मोदी की इन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि वो देश में अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किसी और नए शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।